right now, as it is, I am here. I am your guide, friend, and tutor on this online platform. Okay, so I'm welcoming you formally in this TNC exam prep. I'm Srihars. तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए टीएनसी एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, टेलर भी इंजीनियर थे, लेकिन टेलर और फ्यूल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है। फ्यूल जो थे, जो हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया है, फ्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एक्सपीरियंस को, लेकिन टेलर ने साइंटिफिक लॉजिक को, एक्सपेरिमेंटेशन को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो आज हम उन्हीं के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की। तो इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक डेवलप की? कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम किसने प्रोपाउंड किया है? ठीक है, तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोपाउंड किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये डेवलपिंग टेक्निक्स, मैनेजमेंट की टेक्निक्स डेवलप की, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इनके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने क्या क्या दिए। इसके साथ साथ उन्होंने टोटली सेपरेट किया प्लानिंग को डूइंग से। पहले प्लानिंग एंड डूइंग में कई बार ओवरलैप हो जाता था कि कई सारे पर्सन जो प्लानिंग से कंसर्न रखते वो डूइंग यानी परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन से भी उनका बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता था। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति प्लानिंग से रिलेटेड होगा वो सिर्फ प्लानिंग का काम करे, और जो पर्सन एग्जीक्यूशन से है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन है, जो काम में लगा हुआ है, उसको सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्लानिंग पे। हाँ, वो अपने सजेशंस दे सकता है, लेकिन प्लान बनाना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट करना, स्टैंडर्डाइज टाइम सेट करना, ये आपका काम नहीं है, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो आज हम पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 1, फर्स्टली, मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है, थंब का रूल नहीं है। थंब मतलब जब हम किसी की बात को एज इट इज मान लेते हैं, कहीं पे अगर हमने कोई चीज पढ़ा या किसी से कोई बात सुनी, उसके ऑर्डर को हम एज इट इज बिना अपने थिंकिंग के हम उसको बस जस्ट फॉलो करते जाते हैं, तो वह उसको हम बोलते हैं थंब रूल। लेकिन मैनेजमेंट को इन्होंने बताया कि आपको मैं चाहे कितना भी ट्रेंड क्यों ना कर दूं, आप एमबीए का प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, आप चाहे जितना भी ट्रेनिंग क्यों ना एक्वायर कर ले, जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेज करने जाएंगे आपको डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट नेचर के सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे। तब आप उस समय बुक की पेजेस ओपन करके, बुक का पेज ओपन करके नहीं बैठ जाएंगे कि इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस है, थंब नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है। यानी आपको कोई भी डिसीजन लेते समय, यानी जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जा रही है, एग्जीक्यूट की जा रही है, परफॉर्म की जा रही है एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको परफॉर्म करते समय, उस डिसीजंस को लेते समय मैनेजर्स को हमेशा क्या करना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी करना चाहिए, लॉजिक पे बेस्ड डिसीजंस लेने चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए। तो इन्होंने सीधे सीधे मना किया कि मैनेजर कभी भी अपने इंट्यूशन पे, विल के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ना ले, बल्कि वो जो भी डिसीजन ले वो प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर वर्क स्टडी करके, ठीक है, तब वो कोई भी डिसीजन ले। दूसरा इन्होंने बोला थिंकिंग बिफोर डूइंग, आपको समझ में आ ही गया होगा। वर्क स्टडी एंड एनालिसिस की बात की है कि आप काम करते समय पहले आप अपना होमवर्क करके आइए, अच्छे से स्टडी करके आइए, ठीक है। और इन्होंने इसी को एनालिसिस, वर्क स्टडी एंड एनालिसिस को ही मेन पॉइंट माना। अगर आप एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसको इन्होंने सबसे ज्यादा कारगर उपाय माना, द ओनली बेस्ट मेथड। नाउ अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है कि पर्टिकुलर था, आपको अपने एक टारगेट रखा है कि आपको इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है पर डे। तो वो यूनिट पर डे जो आपने टारगेट रखा, 500 यूनिट पर डे अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो वो आपने किस बेसिस पे रखा?
वो जो स्टैंडर्ड टाइम आपने सेट किया है उसके पीछे आपका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल या किसी दूसरे कंपनी में आप देख रहे हैं कि वो इतना कर ले रही, हो सकता है उसके पास टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हो, ज्यादा एक्सपर्टाइज पीपल हो, आपके यहाँ ट्रेनिंग की अभी रिक्वायरमेंट हो, तो उस बेसिस पे आप स्टैंडर्ड अपना सेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल कहता है कि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एम्प्लॉयर होते हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स ग्रुप होता है। और जनरली आप देखेंगे ना तो इन दोनों ग्रुप में एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। मैनेजर्स चाहते हैं कि उनको कम देना पड़े एज इट इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, और वो ज्यादा से ज्यादा वो काम ले पाए। वर्कर्स चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हो और वो काम नॉर्मल करें। तो ऐसे केसेस में इन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। इन्होंने कहा था मैनेजमेंट को और वर्कर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे उन दोनों के एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस आए एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे के प्रति, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए, पॉजिटिव उनको जैसे वर्कर्स को लगना चाहिए, मैनेजर्स को उन्होंने बोला था कि मैनेजर्स को एज अ पेरेंट वर्क करना चाहिए ताकि वर्कर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, ये फीलिंग हो कि हम इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकते, इन्हीं की वजह से हम आज जो हैं वो हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें उन वर्कर्स को ये फील ना हो कि यहाँ पे तो मैं सिर्फ काम करने आता हूँ, उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरी फैमिली है। मैनेजमेंट को अपने फैमिली जैसे अपने फैमिली बना करके वर्कर्स को ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह। तो ये क्या करता है, ये आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ये ठीक है, ये बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जनरेट करता है, और ये फाइनली हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लोगों का कंट्रीब्यूशन निकालने में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हुए एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट का और वर्कर्स का दोनों जब ऑब्जेक्टिव सेम है तो हम क्यों ना इंटीग्रेट करें। देखिए प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, ये एम्प्लॉयर चाहता है, मैनेजमेंट चाहता है, और एम्प्लॉय क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन, उसको पेमेंट मिले। तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करिए और इसको आप अपने जो एक्स्ट्रा गेन हो रहा है आपको, आप उसमें से हिस्सा दीजिए वर्कर्स को, इससे वो ज्यादा कमिटेड होकर काम करेंगे और ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये हार्मोनी का, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, ठीक है, किसी भी वर्किंग प्लेस पे, तो कभी भी आप एफिशिएंसी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में एफडब्ल्यू टेलर ने यह बताने का प्रयास किया कि आप अपने अंडर में काम करने वाले टीम मेंबर्स का, अपने अंडर में काम करने वाले टीममेट्स के सजेशंस को वेलकम करिए। आप सिर्फ इंडिविजुअलिज्म में ना रहिए कि जो डिसीजन लेना है मैं ही ले सकता हूं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। अगर कोई अच्छा सजेशन आ रहा है तो सिर्फ उसको वेलकम ही ना करें, उसको रिवॉर्ड करें। ठीक है, इस तरीके से आप जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है ना, उससे ये कहीं ना कहीं मैच करता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और ये मैच करता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन से। ये दोनों प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के हैं, तो कई बार ऐसे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मैचेस विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उन्होंने वहां पे सजेशंस वेलकमिंग की बात की थी, यहां पे भी ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जहां पे ओपन कम्युनिकेशन हो बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और जब ये ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक, आपस में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होगा, और ये हमारे अल्टीमेटली मैनेजमेंट के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होगा। लास्ट में हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपके वर्कर्स, ठीक है, एफिशिएंट होंगे तो एट द एंड रिजल्ट आपका मैनेजमेंट, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके ऑर्गेनाइजेशंस को वो सक्सेसफुल बनाएंगे।
तो मैनेजमेंट, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब सिलेक्शन कर रहे हो, जब रिक्रूट कर रहे हो एम्प्लॉय को, तो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। यानी जिस फील्ड में जिस एक्सपर्टाइज पर्सन की जरूरत है, जिस टेक्निकल पर्सन की जरूरत है, हम उसकी क्वालिटीज को, उसकी एप्टीट्यूड को, उसके एटीट्यूड्स को देखते हुए जो हम हमारे लिए सुटेबल हो, उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करें। यानी ऐसा मेथड हो सिलेक्शन का जिससे हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए, साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड। देन कितना भी आपने राइट कैंडिडेट सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग इज ऑलवेज मस्ट, ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो अपडेट होना, अपने नॉलेज को इन्फॉर्म करना, अपने आप को अपडेट करना, नए नए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर समय समय पे आप अपने वर्कर्स को अगर ट्रेन नहीं कराएंगे तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड देन जो भी वर्क असाइंड हो उनको, वो एज पर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन की टेक्निकल एडवांसमेंट में नॉलेज है तो उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में वर्क मिलना चाहिए, ना कि मैनुअल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इससे आपकी ओवरऑल स्मूथनेस ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, इंक्रीज होती है और ओवरऑल आपको गोल अचीव होने में, ठीक है, जो आपका कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव होने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी की। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। कल हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, विच इज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके, थैंक यू।